नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज आईपीसी पढ़ेंगे और आईपीसी को समझेंगे कि ये होता क्या है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझेंगे। आईपीसी के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि इमेंसिया क्या होता है, एक्टसरिया क्या होता है, कैसे कोई क्राइम बनता है, सिविल लॉ क्या होता है, यहाँ पे क्रिमिनल लॉ क्या होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आप बने रहिए बस। यूपीएसआई की वैकेंसी आपको पता है कि जनवरी में जो है इसका एग्ज़ाम होने की तैयारी पे है, तो हो सकता है दीपावली के बाद तुरंत वैकेंसी आ जाए। तो आप अपना एक भी समय बर्बाद ना करिए, लगातार लग जाइए, क्योंकि इसमें 4 ही सेक्शन आने हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ। एक तो पहला तो है आपका मैथ, फिर इसके बाद रीजनिंग आना है, फिर आपके हिंदी आना है, हिंदी के बाद आपका आईपीसी, सीआरपीसी और जितने एक्ट है, चाहे भ्रष्टाचार अधिनियम हो, चाहे पॉक्सो हो, चाहे लार हो, जितने भी एक्ट हैं वो पूरे के पूरे कवर करने हैं। इसके बाद आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ रोल है, वो भी वाद, कोई का जो है वाद कैसे लिंक करना है, वो पूरा का पूरा वाद हो गए। इसके बाद जो है तो यूपी जीके पढ़ना है, कुछ करंट अफेयर पढ़ना है। इतनी चीज़ें पढ़नी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, तो थोड़ी आप बने रहिए, देखते रहिए, थोड़ी समझिएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि मूल विधि की अगर बात करें तो समझना मूल विधि होता क्या है। तो पहले आप समझो मूल विधि। मूल विधि का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि बताओ, आप बताइए मूल विधि होती क्या है। व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ, अर्थात कानून होता क्या है। तो अगर कानून की अगर बात की जाए तो एक जो है विधि शास्त्री हुए हैं जिसका नाम है ऑस्टिन महोदय। क्या नाम है? ऑस्टिन महोदय। अगर इनने बताया है, महोदय, इनने बताया था कि विधि जो है संप्रभु का समादेश है। क्या है? संप्रभु का समादेश है। अब इस बात का आप समझो कि विधि है क्या। तो इनने एक डेफिनेशन दी, परिभाषा दी। परिभाषा मतलब परिधि से बंधी हुई भाषा, एक छोटे शब्दों में बयां किया कि मूल विधि होती क्या है। तो इनने बताया कि मूल विधि एक संप्रभु का समादेश है। संप्रभु का मतलब होता है जो किसी के कंट्रोल में ना हो, जो किसी के कंट्रोल में ना हो, किसी के कंट्रोल में ना हो, अर्थात सिर्फ कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। समादेश का मतलब होता है कि इसके अपराध के बारे में, किसके बारे में? अपराध। समादेश का मतलब होता है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया तो इस अपराध के बारे में सजा क्या होगी। समादेश का मतलब यही है। जैसे कोई अपराध है, जब तक जो है अपराध का, अगर समादेश का मतलब उसको दंड दिलवाना, अगर अपराध किसी ने किया, अगर उसको दंड नहीं मिलेगा तो आपको पता है धीरे धीरे और मानसिकता समाज के अगेंस्ट चला जाएगा ये चीज़ें, यानी समाज पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो उनने ये बताया कि आपने भी ये देखा होगा कि हमारे जो गुरुस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भय बिन होय न प्रीत गोसाई, जब तक भय नहीं होगा तो प्रेम जगेगा ही नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं। अगर मैं इससे बात करूँ तो ये जो है अपराध अगर कोई बना तो उसके लिए क्या दंड होगा, अर्थात समादेश का मतलब होता है अपराध के दंड के बारे में प्रावधान, कि उसका प्रावधान क्या होगा, उसमें सज़ा आपको कौन कौन सी मिलेगी, कौन सज़ा मिलने वाली है, वो आपका कहलाता है आपका मूल विधि। मूल विधि के बारे में अगर बात करूं तो ये विधि 2 प्रकार की होती है। ये तो बात करूं तो सबसे पहला है इसके अंतर्गत जो लॉ आते हैं। लॉ पहले आप समझिए, फिर मैं आपको इंडियन पेनल कोड पे ले चलता हूँ 1860 के बारे में। तो समझिएगा, थोड़ी सा ध्यान दो। एक बात आप यहाँ समझना, मैं चाहता हूं कि आपका एक भी समय बर्बाद ना हो, तो समझना यहाँ से। अगर मैं लॉ के बारे में अगर बात करूं तो ये लॉ जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सिविल लॉ। कौन सा? सिविल लॉ। दूसरा होता है आपका क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आपराधिक कानून। अब समझिएगा, एक होता है सिविल लॉ, जिसे बोलते हैं नागरिक कानून, इसी को दीवानी कानून भी बोलते हैं। कौन सा? दीवानी कानून कह दो या नागरिक कानून कह दो, आपराधिक कानून कह दो, ये आपराधिक कानून होता है, क्रिमिनल लॉ। अब इसके बारे में समझिएगा, आप 2 कॉलम बना लीजिए, आप धीरे धीरे इसको समझते रहिए और नोट करते रहिए। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। आप थोड़ी समझना, सिविल लॉ के बारे में अगर बात करूं तो सिविल लॉ के अंतर्गत वो मामले आते हैं जो आपसी मैटर पे होते हैं।
यानी दो लोगों के बीच होता है, जैसे पति पत्नी के तलाक का हो गया, ऐसे आप समझिए, कभी नहीं ज़िंदगी में भूलने वाले। दीवानी, दीवानी है तो दीवानी कब आएगी? ओ दीवानी आपने गाना सुना होगा, उस पे चलते हैं। आप उस पे नहीं जाना, मैं कैसे समझाता हूँ ये समझिए कि मैं आपको कैसे याद करवाता हूँ, उस पे जाइए। तो ये अपने गाना सुना मान लेते हैं। तो दीवानी मतलब प्यार मोहब्बत का शब्द है। अगर जहाँ प्यार मोहब्बत की बात आती है तो वहाँ पे जो है तो क्राइम बन ही नहीं सकता है, क्राइम बन ही नहीं सकता है। तो अर्थात ये जितने भी होंगे, जैसे तलाक के मामले हो गए, कौन से? तलाक का मामला हो गया। इसके बाद आता है आपका खेती, दो भाइयों के बीच आपस में खेत के बीच अगर कोई विवाद होता है तो वो वाला मामला हो गया है। कोई जो है बाल हिरासत वाला हो गया, कौन सा? बाल हिरासत वाला। इसका मतलब नहीं अभी आप समझते होंगे बाल हिरासत का मतलब क्या होता है। बाल हिरासत का मतलब ये है कि जैसे मान लेता हूँ, अब मैं आपको असली कहानी समझाता हूँ। मान लेता हूँ कोई ये है जिसका नाम है आलिया। क्या नाम है? ये लड़की है, ये बनने की कोशिश करती है आलिया। इसका विवाह हो गया यहाँ कालिया के साथ। किसके साथ? कालिया के साथ। अब इनके बीच में आपस में जो है कोई संबंध सही से नहीं बन पा रहे हैं, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, जो है कंपनसेशन, यानी आपस में कर सकते हैं, जो है तलाक दे सकते हैं। तलाक दे दिया इनने, तो इनके बीच जो मामला चलेगा वो आपका सिविल लॉ के अंतर्गत आएगा। सिविल लॉ के बाद अब ये मैं मान लेता हूँ कुछ समय बाद अगर इन्हें तलाक नहीं दिया, तो इनके एक पुत्र भी है। अब ये चाहती हैं, आलिया चाहती हैं कि ये जो पुत्र है ये मेरे अंडर में रहे। ये चाहते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करे। तो मामला बढ़ता जाता है, तो ये मामला भी इसी के, अर्थात बाल हिरासत वाला मामला भी किसके अंतर्गत आता है? ये आपका नागरिक कानून के अंतर्गत आता है, अर्थात सिविल लॉ के अंतर्गत आता है, जो बाल आपका हिरासत वाला मामला होता है। तलाक ऐसे आप समझ लो, जैसे तलाक के मामले के बारे में अगर मैं बात करूं तो दो पति और पत्नी के बीच होगा, तो इसमें कोई क्राइम नहीं बनेगा, अर्थात इसमें कोई मारपीट वाला कोई काम नहीं होगा, ना इसमें कोई पनिशमेंट मिलेगा। जब मैं पनिशमेंट बताऊंगा तब बताऊंगा। इसमें कोई पनिशमेंट होना ही नहीं है, ये बस इसमें कंपनसेशन होना है, अर्थात क्षतिपूर्ति होनी है। ये कहेंगी कि जितना यहाँ पे अगर ये तलाक देना चाहती हैं तो कहेंगी जितना आपको दहेज में मिला है उतना वापस करिए। इसके बाद पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपस में कंपनसेशन के बाद ये मैटर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। अब मैं आप यहाँ पे अब समझाता हूँ, अभी नहीं आपको समझ में आया तो ऐसे समझो। मान लेता हूँ कि आपकी शादी है, क्या है? शादी, और आप जो है किसी को एक डांसर को बुलाना चाहते हैं। मैं मान लेता हूँ कि अपनी सपना चौधरी को बुलाने का ऑर्डर दे दिया, पैसे दे दिए, और ये नहीं आई उस समय। अगर नहीं आई, कोरोना काल या फिर कुछ ऐसा कोई परिस्थिति आ गई इनके सामने कि ये नहीं आ पाई और कहीं चली गई डांस करने के लिए, तो इनके खिलाफ जो मामला जाएगा ये क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत नहीं जाएगा, ये किसके अंतर्गत जाएगा? ये आपका जाएगा सिविल लॉ के अंतर्गत। और जैसे मान लेता हूँ लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में जो है आप कहीं किराए के यहाँ पे रहते हैं, अब वहाँ पे पैसे नहीं देते हैं किराएदार का, तो किराएदार जो है आपके खिलाफ जो मामला दर्ज करेगा तो वो कौन सा होगा? ये सिविल लॉ के अंतर्गत आए। क्राइम तो आपने किया ही नहीं है, कई ये मामले जो है तो ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये पूरा का पूरा मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी 1% की दिक्कत नहीं होगी। क्रिमिनल लॉ का मतलब वो सिविल लॉ का मतलब होता है जहाँ पे क्रिमिनल यानी अपराध की कोई बात ही नहीं की जाती, बस क्षतिपूर्ति, जितना नुकसान हुआ उतना भर दो, काम खत्म। जैसे दहेज के मामले हो गए, दो भाई हैं लल्लू वर्सेस कल्लू, इनके बीच में एक मामला आ गया खेती से, मारपीट हो गए जो है, तो खेती का मामला था, ये दोनों चले गए कहाँ? कोर्ट के पास। तो ये मामला कौन सा जाएगा? सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। तो आपको उम्मीद है कि ये सिविल लॉ समझ में आया होगा कि सिविल लॉ होता क्या है। यहाँ थोड़ी सा मैं आपको समझाता हूँ ये क्रिमिनल लॉ क्या होता है। क्रिमिनल लॉ के अगर बारे में बात करूँ तो यहाँ पे वो मामले आते हैं जैसे मारपीट वाले मामले हो गए, दंगा फसाद के मामले हो गए, दंगा हो गया आपका, चोरी वाले मामले हो गए, डकैती वाला हो गया, कौन सा? डकैती के मामले हो गए, मर्डर वाला हो गया। ये सब मामले किसके अंतर्गत आते हैं? क्योंकि ये जो है समाज को दुष्प्रभाव डालते हैं, अगेंस्ट टू जो है सोसाइटी, समाज में ये बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रभाव डालते हैं। ये सब के सब कहाँ अंतर्गत आएंगे? क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसमें समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर किसी ने इस मान लेता हूँ कोई चोरी की तो ये समाज के क्या अगेंस्ट है, सोसाइटी के विरुद्ध है। लगता है कि यार जिसने चोरी की है कहीं दूसरी जगह भी कर सकता है, तो ये जो मामला बनेगा तो ये इसमें जो है ये क्षतिपूर्ति नहीं होती, इसमें साथ साथ पनिशमेंट भी मिलता है, फाइन भी लगेगा और पनिशमेंट भी मिलेगा। और पनिशमेंट कितना मिलेगा? ये पूरा का पूरा IPC के चैप्टर
के बारे में अगर बात करूं तो चैप्टर 3 में दिया गया है 53 से लेकर 75 तक इसी के बारे में दिया गया है कि कौन से क्राइम के लिए कितना दंड का प्रावधान है। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, तो आप थोड़ी सा बने रहिए, थोड़ी सा पेशेंस बनाए रखो, समझते रहो धीरे धीरे चीज़ों को। तो अब यहाँ समझिएगा, ये पूरा का पूरा, और जैसे बलात्कार का मामला हो गया, ये पूरे के पूरे किसके अंतर्गत आएंगे? किसी का बलात्कार किया तो उसको ये नहीं होगा कि क्षतिपूर्ति से काम चल जाए, कंपनसेशन कुछ पैसा दे दो, इससे कोई मामला वो नहीं होगा। इसको आप चाहेंगे कि इसको क्या हो जाए, दंड हो, यानी इसमें दंड दिलाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। किसी ने किसी की चोरी की, डकैती की, इसकी परिभाषा अलग अलग दी गई है, आपने पढ़ा होगा। अभी मैं पढ़ाऊँगा कि चोरी किसके अंतर्गत आती है, सेक्शन 378 के अंतर्गत आती है। चोरी कहते किसे, उसके बारे में बताऊँगा। लूट क्या होता है, रास्ते में जा रहे थे, किसी ने आपके बाइक 2 चांटा मारा, बाइक, यानी ये लूट कहलाती है। चोरी कैसे होती है, आप किसी के हाथ जेब में ऐसे हाथ डाल रहे हो, उसका पर्स निकाले, ये चोरी कहलाती है। डकैती क्या होती है, 5 से अधिक लोग किसी घर में, पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा। संपत्ति के विरुद्ध अधिकार है चैप्टर 17 में, उसमें दिया गया सबसे बड़ा टॉपिक है संपत्ति के विरुद्ध अधिकार, उसमें इसके बारे में दिया गया है। बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे आप, थोड़ी सा बने रहिए। तो यहाँ समझना, अगर मैं इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा मामला किसके अंतर्गत आएगा, जिसमें दंड दिया जाएगा, अर्थात दंड के प्रावधान के बारे में अगर बात की जाएगी तो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत। मान लेता हूँ ये पहले जो है, अगर आपने सुना होगा एक IT एक्ट चलता था 2002 वाला, इंडिया टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है एक धारा चलती थी 66A के तहत। किसी ने, आप मान लेता हूँ मैंने कोई पोस्ट कर दी, उसमें किसी ने जो है तो गलत टिप्पणी कर दी, तो उसके खिलाफ पहले मैं कोर्ट में जा सकता, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जो है अब राइट टू प्राइवेसी के अनुसार, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो उसमें हमारे संविधान का तो उल्लंघन होता है। अब कोई दिक्कत नहीं। एक केस आया था श्रेया सिंघल वाला, उसने जो है बोलते हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। अब उनको जो है तो पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो उनने कहा ये तो हमारी बोलने की आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो उनको छोड़ दिया गया था। फिर 66A को IT एक्ट, इंडिया टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार उसको पूरा का पूरा, 2000 वाला एक कानून था, उसको पूरा ख़त्म कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जो मर्जी FB में हो चाहे कहीं भी कुछ भी पोस्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस समाज पे गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आगे यहाँ चलते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप समझते रहिए, थोड़ी सा ध्यान दो। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आई। अगर मैं IPC के बारे में अगर थोड़ी सा बात करूँ, तो IPC होती क्या है? IPC 1860 क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में पहले समझिए। इस दिन इसको अपनाया गया, अर्थात इसी दिन ये लागू हुई थी। IPC अंग्रेजों के ज़माने का है ये, अगर देखा जाए। पहले हमारे यहाँ सबसे पहले कौन थे, अंग्रेज ही तो आए थे। सबसे ज़्यादा कानून कहाँ बनते थे, पार्लियामेंट में बनते थे, इंग्लैंड की संसद में। वहीं से वो जो है अपने मतलब की बात निकाल के अपने यहाँ रख लेते थे, बाकी के यहाँ लागू कर देते सबसे ज़्यादा। आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा जापान हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे किसी को भी ले लो, चाहे भारत हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया, ये पूरे के पूरे उसी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा गुलाम यही तो रहे हैं, ब्रिटेन के अंतर्गत ही तो गुलाम रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं अंग्रेज़ों के ज़माने का ये कानून है, जिसे बोलते हैं इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। थोड़ी समझिएगा इसके बारे में, ये होती क्या। जब हमारे यहाँ पे अभी जो है 5 अक्टूबर 2019 को जो है राज्यसभा में एक बिल पास किया था राजनाथ सिंह जी ने, तो वो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया, 370 धारा को ख़त्म कर दिया गया, उसके कुछ प्रावधानों को ख़त्म कर दिया गया। तो इस कारण से ये अब पूरा का पूरा कहाँ पे, भारत में लागू। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। अगर मैं बात करूँ तो पहले वो होता था, वहाँ पे एक डोगरी वंश के एक शासक थे जिसका नाम था रणवीर के नाम से एक RPC चलता था, रणवीर पेनल कोड चला करता था। अब लेकिन पूरे भारत में लागू है IPC। अगर वर्तमान में पूछा जाए इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें 23 अध्याय दिए गए हैं, 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। सबको नहीं पढ़ना है, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ है क्या। पहले तो इसका अर्थ समझिए, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। जो मैं बोलूँ तो उसको नोट करते जाना है, क्योंकि वो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आई हैं। अगर पूछा जाए कि IPC कहाँ कहाँ लागू होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि IPC की अगर बात करें तो IPC भारत भर में नहीं लागू होती। पाकिस्तान में लागू होती है, श्रीलंका में लागू होती है, ब्रुनई में लागू होती है, सिंगापुर में लागू होती है, बांग्लादेश में लागू होती है।
भारत में लागू होती है। अब ये क्वेश्चन आ गया था 2017 के, उसमें देख था कि बताओ आईपीसी कहाँ कहाँ लागू होती, कुछ लागू हो या आंशिक रूप से लागू हो या पूर्ण रूप से लागू हो, तो ये आपका सिंगापुर ऑप्शन उसमें दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी लागू कहाँ होती है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ आईपीसी के बारे में, तो भारतीय दंड संहिता इसको कहते हैं, इसे बोलते हैं तराज ए हिंद, दफा। उर्दू में दफा का मतलब होता है सेक्शन, धारा। इंग्लिश में इसको धारा कहते हैं, उर्दू में कहते हैं दफा। आपने सुना होगा तराज ए हिंद दफा, इतने के तहत इसको ये सजा सुनाई जा रही है। तो दफा का मतलब, दफा मतलब होता है सेक्शन, मतलब ये धारा। इस धारा के अनुसार, धारा एक हिंदी शब्द है, ये उर्दू शब्द है, और सेक्शन जो है आपका इंग्लिश शब्द है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आईपीसी के अगर बारे में अगर बात करें तो ये लागू कब होती है, तो 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो जाती है। मंजूरी किसने दी थी? उस समय 1860 में एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। वही तो है, उसी समय से तो चल रहा है। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के ही के समय में ये लागू हुई थी। अगर पूछा जाए कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन से? लॉर्ड कैनिंग। अब समझिएगा थोड़ी सा इसके बारे में। ये आईपीसी के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें जो लेसन के बारे में दिए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी में जो है धाराएं कितनी है? 511 धाराएं हैं जो अलग अलग क्राइम को कवर करते हुए चलते हैं। पहले में इंट्रोडक्शन है, 1 से 5 तक आती है। दूसरे नंबर में है जनरल एक्सप्लेनेशन, 6 से 52 तक आता है। तीसरे नंबर में पनिशमेंट है आपका 53 से लेकर 75 तक दंड के बारे में। चौथे में राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस 76 से 106 तक आता है। यानी बहुत सारी धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं जो बाद में जोड़ी गई। अब यहाँ समझना कौन कौन सा, मैं थोड़ी सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ, इसके बाद बेहतरीन सही तरीके से इसको लेकर चलेंगे, कैसे कैसे होता है थोड़ी आप समझिएगा। अगर पूछा जाए कि इसमें वर्तमान में कितने लेसन हैं, तो लेसन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो लेसन है 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? अध्याय हैं इसके 23 पार्ट हैं, ठीक, जो लेसन है। अब यहाँ पूछा जाए कि इसकी सेक्शन कितनी है? सेक्शन मतलब धाराएं। धाराएं हैं इसकी 511 धाराएं हैं जो अलग अलग क्राइम को लेकर चलती हैं। जोड़ी कौन सी गई थी? तो 5A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया और 20A। कौन सी? 20A जोड़ी गई। 5A में क्या दिया गया है? 5A के बारे में अगर देखा जाए तो ये इसमें जो बाद में जोड़ी गई है, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो पति या पत्नी द्वारा सताए गए हैं, फिर ये चुनाव से संबंधित जोड़ा गया। फिर 5A के बाद में है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरण वाला एक टॉपिक है, वो धारा इधर 5A जोड़ी गई बाद में। यानी कुल मिला के पहले 23 अध्याय थे, अब ये लेसन और जोड़ दिए गए हैं। तो काउंटिंग के अनुसार पूछा जाए तो आईपीसी में 26 हैं। कितने हैं? 26, यानी 26 लेसन है प्रेजेंट में अगर काउंट के अनुसार पूछा जाए। अगर पूछा जाए कि मूल आईपीसी में कितने लेसन थे, तो 23 अध्याय थे। कितने थे? 23, जो बाद में मैं अब एक एक को सबको समझाऊंगा। सबसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा टॉपिक आईपीसी का कौन है, तो वो है 17, जिसमें संपत्ति के विरुद्ध अधिकार के बारे में दिया गया है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो 23वां अध्याय है, जिसमें सिर्फ एक ही धारा आती है, 511 है। वो अपराध को करने के प्रयत्न के बारे में बताती है। जैसे मैंने किसी के कान में ऐसे बंदूक लगा दी, यदि जल्दी से निकाल, तो मैंने एक अपराध किया। अपराध करने, किसी की जेब में मैंने हाथ डाल दिया, तो उसकी भलाई उसके पैसे नहीं थे, तब भी मैंने अपराध करने का प्रयत्न किया। तो ये पूरे के पूरे किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसको मैं एक एक करके डिटेल में आपको समझाऊंगा। बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वहीं को वहीं याद हो जाए, गारंटी है। पूरी की भी 484 सीआरपीसी में धाराएं हैं, एक एक को बेहतरीन तरीके से कवर करूंगा, बस आप बने रहिए। आपको देखिए कितना मजा आने वाला। ये तो मेरा थोड़ी इंट्रो था, तो मैंने कहा चलो अभी त्यौहार आ रहा है, तो हो सकता है मैं, देखो मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं डेली का एक वीडियो डालता रहूँगा आईपीसी का। अब मैं आईपीसी ही पूरा खत्म करूँगा, आप लोग यार बहुत मजा आएगा। अब आईपीसी इतना अच्छा टॉपिक है कि कैसे कोई क्राइम बनता है, राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस कैसे ले सकते हैं, अगर कोई किसी को मारता है, कोई धमकाता है, तो कैसे राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस का यूज करते हैं, मैं आपको सब सिखाऊंगा। बने रहिए, आप क्यों परेशान होते हैं, ठीक। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आपको जो है आगे इसके बारे में आगे इसकी कंटिन्यू करूँगा। कौन कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कैसे कोई सेक्शन को याद करते हैं, वो कहाँ पे लागू होती है, कोई क्राइम बनता कैसे, सब समझाऊँगा बेहतरीन तरीके से। तो बने रहिए। तो फिर आज की क्लास यहीं तक रहेगी। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करिए। ये देश की शान है, ये देश की आन है। थैंक यू सो मच।